वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ डेटा फ्रेम। और अभी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज एक्सेसिंग डेटा ऑफ द डेटा फ्रेम। ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने डेटा फ्रेम के डेटा को एक्सेस करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को समझा था। अब हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी जो सीरीज है हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं अब अपना। अब जैसे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू रिटर्न बोथ द फर्स्ट रो एंड द थर्ड रो एंड द सेकेंड रो इन द पांडास डेटा फ्रेम। जैसे मान लो मेरे पास जो डेटा फ्रेम बना है उसमें 0 1 2 3 4 ये रो इंडेक्स हैं, ए बी सी मान लो कॉलम है। हमसे बोल रहा है फर्स्ट रो यानी कि एक तो 0 नंबर इंडेक्स वाली रो एंड द सेकेंड रो यानी कि 1 नंबर इंडेक्स वाली रो। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो मतलब 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स वाली रो। अच्छा, अब रो को एक्सेस करना है तो रो को एक्सेस करने के लिए एलओसी या ILOC यूज होगा। अब आ जाओ यहां पे, अब यहां लिखा है df.loc 0,1, यहां पे df डॉट करके लिख दिया है तो गलत है। यहां df.loc और 0-1 लिखा है, ये भी गलत है और यहां पे भी नहीं ले रखा। सो ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें लिखा हुआ है डेटा फ्रेम डॉट LOC। अब यहां पे मल्टीपल है ना, 0 और 1, तो यहां पे उन्होंने एक से ज्यादा जब होते हैं तो उसको सब लिस्ट के फॉर्म में हम डाल देते हैं, तो वो हमने डाल दिया यहां पे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव ऑन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम एंड डू एज डायरेक्टेड। इंपोर्ट पांडास एज PD, और यहां पे मुझे दिख रहा है कि यार एक डिक्शनरी ली है जिसमें माउस एक की है और उसकी वैल्यूज ये रही, कीबोर्ड एक की है उसकी वैल्यूज ये है, और स्कैनर नाम की जो की है उसकी वैल्यूज ये है। और फिर उसको किस में डाल दिया गया है, df इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम इस डी डिक्शनरी को यहां पे दे दिया गया, और इसका इंडेक्स जो है जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल ये 4 लिख दिए गए। तो पहले जरा ये देख लेते हैं कि ये डेटा फ्रेम कैसे बना, क्या बनेगा इस डेटा फ्रेम के अंदर। तो जो इंडेक्स है पहले उनको लिख देता हूं। इंडेक्स हमारे पास है जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, ये हमारे पास इंडेक्स है। और जो डेटा फ्रेम की जो कीज होती हैं वो कॉलम्स बनती है हमेशा, तो ये माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये हमारे पास क्या बन गई, कॉलम्स बन गई। अब मैं ये डेटा लिख देता हूं, माउस में 150 200 300 एंड 400, और कीबोर्ड में 180 200 190 और 300, और स्कैनर में 200 280 330 एंड 450। ठीक है, ये बन गया। अब मुझे ABC जो कोड दे रखे हैं मुझे इनको चलाना है। पहला ए में क्या कर रहा है, राइट कोड टू एक्सेस डेटा ऑफ माउस एंड स्कैनर कॉलम। भैया माउस और स्कैनर नाम की जो कॉलम है उनका डेटा मुझे एक्सेस करना है। खैर डेटा फ्रेम का नाम क्या है, DF। DF, अब जब कॉलम्स होती हैं तो वो सीधा हम ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम लिख देते हैं, बट यहां पे मल्टीपल कॉलम्स हैं। वो मल्टीपल कॉलम्स मुझे एक लिस्ट के फॉर्म में देना पड़ेगा। मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा माउस, और दूसरा कौन सा बोल रहा है, स्कैनर, तो कोट्स में स्कैनर। जो मल्टीपल कॉलम्स होती हैं उनके नाम हमें ऐसे लिखने पड़ेंगे, और ये सब लिस्ट बंद और फिर ये मेन लिस्ट बंद। इस लाइन से क्या हो जाएगा, मुझे माउस और स्कैनर वाली कॉलम का डेटा दिखेगा। नेक्स्ट है राइट कोड टू एक्सेस डेटा ऑफ स्कैनर यूजिंग LOC। अब एक्सेस तो मुझे इस कॉलम का डेटा करना है, लेकिन वो कह रहा है कि LOC को यूज करो, जबकि LOC तो हम रो के लिए यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि LOC को हम रो के लिए तो यूज करते ही है, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि LOC को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि रो के बारे में मेंशन करें, देन कॉमा लिख के कॉलम के बारे में मेंशन करें। अब मेरे पास वही सिचुएशन आ गई है, क्योंकि मुझे स्कैनर नाम की कॉलम को देखना है लेकिन यूज करना है LOC। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, df डॉट LOC। अच्छा, अब मैंने रो के लिए यहां पे कॉलम लगा दी, तो इसका मतलब ये, अब मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ नहीं दिया तो सारी रोज को इंक्लूड करेगा, लेकिन रो के लिए तो मैंने यहां पे कॉलम लगा दिया। अब कॉलम के लिए मैं क्या लगा रहा हूं, मुझे स्कैनर वाली कॉलम का देखना है ना, तो मैंने यहां पे लिख दिया स्कैनर। तो ये बन गया मेरे पास इस तरह से। ठीक है जी। उसके बाद C पार्ट मुझसे दे रहा है कि राइट कोड टू एक्सेस डेटा ऑफ रोज ऑफ जनवरी एंड मार्च,
फॉर स्कैनर एंड कीबोर्ड। सो देखो अब हमें यहां पे दो रोज भी बता दी कि जनवरी और मार्च का, और दो कॉलम्स भी बता दिए स्कैनर और कीबोर्ड का। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, df.loc। अब पहले मुझे रोज मेंशन करनी है, रो कौन सी है, जनवरी और मार्च की। तो एक सबलिस्ट बनाया और यहां पे लिख दिया जी जैन, कॉमा, और यहां पे लिख दिया हमने मार्च। ये एक कॉल रो मेंशन कर दी कि भाई एक जनवरी वाली रो और मार्च वाली रो को देखना है, और कॉलम में स्कैनर और कीबोर्ड है तो यहां पे लिख दिया स्कैनर, कॉमा और कीबोर्ड। ठीक है, ये बंद, और फिर ये मेन वाला बंद हो गया। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हो गया हमारे पास। तो ये ए बी सी हमने सॉर्ट आउट कर लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं वह लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहां पे मैंने देखा एक डीटी नाम से बना रखा है, यहां पे एक नेम में ये आ रखा है, इंटरनल मार्क्स में ये, और एनुअल मार्क्स में एग्जाम्स के अंदर ये, और फिर pd.dataFrame.dt इसको यहां पे मेंशन कर दिया हमने। चलो जी, तो अब पहले मैं जरा ये डेटा फ्रेम डिजाइन कर लेता हूं कि जब ये डेटा फ्रेम कैसा बनेगा हमारे सामने। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या होगा कि एक नेम नाम से कॉलम बनेगी, एक इंटरनल मार्क्स के नाम से कॉलम बनेगी, और एक एनुअल एग्जाम के नाम से कॉलम बनेगी, क्योंकि जो डिक्शनरी की कीज होती हैं वो हमेशा कॉलम्स बन जाती हैं। और नेम में जैसे यहां पे आ गया अक्षित, भारत, चेतन, ठीक है, धवल, और ये गौरांग। ठीक है, ये सारे वो बन गए इंटरनल मार्क्स इनके 18, 19, 20, 18 एंड 19, और एनुअल मार्क्स इनके 76, 78, 80, 76 और 73, और इंडेक्स कुछ मेंशन नहीं है तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो पहले मुझे फर्स्ट में क्या करना है, इसका इस कोड का आउटपुट जो होगा वो लिखना है मुझे। तो पहले मैं फर्स्ट का आंसर बनाता हूं। अच्छा, यहां पे लिखा है df.iloc, और ये देखो एक ये और एक ये, तो यानी कि ये तो मैं रो के बारे में मेंशन कर रहा हूं और ये कॉलम के बारे में। तो 0:2, तो 0:2 का मतलब है 0 से लेकर 2 से कम, यानी कि इन दो रोज का डेटा आएगा, यानी रो में तो 0 और 1 वाली रो आएगी बस। और कॉलम के लिए भी यहां पे 0:2 दे रखा। अब जैसे ये 0th कॉलम हो गई, ये 1 कॉलम हो गई, ये 2 कॉलम हो गई। ठीक है, तो 0:2 का मतलब 0th कॉलम से लेकर 2 कॉलम से कम, यानी 0 और 1 का। तो यहां पे आ जाएगा भैया नेम और इंटरनल मार्क्स। ठीक है, सिर्फ ये दोनों कॉलम्स यहां पे हमें दिखाई देंगी। तो बस इनका डेटा लिख देते हैं। हमारे पास डेटा ये है, यहां पे अक्षित है और भरत है, और इनके इंटरनल मार्क्स 18 और 19। सो फर्स्ट का आंसर हमारा ये है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल प्रिंट नेम्स एंड एनुअल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि नाम और एनुअल मार्क्स, इन दोनों को ध्यान देना है यहां पे। अब देखो यहां पे एलओसी लिखा हुआ है। अच्छा, पहले वाला जो हम रो के लिए लिखते हैं उसमें सिर्फ कोलन लगा रखा है, यानी कि सारी रोज की बात कर रहा है यहां पे। और कॉलम वाले में इसने नेम कोलन एनुअल एग्जाम लिखा हुआ है। लेकिन याद है, जैसे हम मल्टीपल कॉलम्स अगर देंगे तो उसको तो सबलिस्ट के फॉर्म में देना होता है ना। जैसे अभी देखो इससे ऊपर भी हमने करा था, जब मैं मल्टीपल कॉलम्स भी दे रहा था, तो यहां पे देखो इसमें मल्टीपल रोज दी है या मल्टीपल कॉलम्स दिया है, तो उसको सबलिस्ट के फॉर्म में डाला है ना। लेकिन यहां पे तो अगले ने उसको सबलिस्ट के फॉर्म में लिखा ही नहीं, उसने सीधा ऐसे ही लिख दिया, तो ये तो गलत है। अच्छा, यहां पे df.loc और सीधा नेम कोलन एनुअल एग्जाम लिखा है। इससे नेम कॉलम और एनुअल एग्जाम वाली कॉलम का डेटा आ सकता है, लेकिन चक्कर है कि ये एलओसी जो होता है वो तो रोज के लिए यूज होता है। अगर रो और कॉलम दोनों के लिए यूज करना तब ये दोनों को मेंशन करना पड़ेगा। बट ये नोटेशन तो सिर्फ कॉलम वाले के लिए एग्जीक्यूट हो सकती है, तो ये भी नहीं बनेगा। अच्छा, यहां पे df.loc, अब रो के लिए तो कोलन लगा दिया, यानी सारी रोज इंक्लूड हो गई।
और यहां पे लिख दिया जहां पे df डॉट कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू इंटरनल मार्क्स, कंडीशन दे दी यहां पे। ऑब्वियसली जैसे नेम है दैट इज नॉट इक्वल टू इंटरनल मार्क्स तो नेम को दिखाएगा, इंटरनल मार्क्स इज इक्वल टू इंटरनल मार्क्स तो इसको नहीं दिखाएगा। तीसरी कॉलम जो एनुअल एग्जाम इज नॉट इक्वल टू इंटरनल मार्क्स तो इसको दिखा देगा। तो भैया ये तो मुझे नेम और इंटरनल मार्क्स ही एनुअल एग्जाम्स दिखाएगा ना दोनों, तो मुझे नेम और एनुअल एग्जाम ही तो देखना था। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। ठीक है, क्योंकि रो के लिए तो उसने कॉलम लिख दिया। देखो अब इसने क्या लिखा, मैं दोबारा से यहां पे लिख देता हूं df डॉट एलओसी। पहले मुझे रो के लिए लिखना था, रो में इसने सिर्फ कॉलम कोलन लिख के छोड़ दिया और ये हो गया। कॉलम को इन्होंने किस तरह से मेंशन किया, देखो यहां पे लिख दिया df डॉट कॉलम्स। ठीक है, इससे क्या होगा, सारी कॉलम्स की लिस्ट आ जाएगी। और मैंने बोला इफ नॉट इक्वल टू इंटरनल मार्क्स, सो जहां पे भी कॉलम का नाम इंटरनल मार्क्स के बराबर नहीं होगा उनको ये दिखाएगा, बाकी सबको किसी को नहीं दिखाएगा। ठीक है जी, इतनी बात। तो इंटरनल मार्क्स मतलब नेम और एनुअल एग्जाम दिखाएगा, इंटरनल मार्क्स नहीं दिखाएगा, और मुझे नेम और एनुअल मार्क्स ही देखने थे। नाउ आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन। अब ये एक असर्शन और रीजनिंग के ऊपर है। वो कहता है बुलियन इंडेक्सिंग इज अ टाइप ऑफ इंडेक्सिंग। रीजनिंग क्या है इसके अंदर, डेटा फ्रेम डॉट एलओसी फॉल्स फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड द रिलेटिव वैल्यूज वेयर इंडेक्स वैल्यू इज फॉल्स। सो भाई अब देखो यहां पे अगर ध्यान से देखें तो बुलियन इंडेक्सिंग इज अ टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, बात सही है। ठीक है, बुलियन इंडेक्सिंग जो है एक टाइप की इंडेक्सिंग है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे बोल रहा है कि डेटा फ्रेम डॉट एलओसी फॉल्स फंक्शन विल बी यूज टू फाइंड द रिलेटिव वैल्यूज वेयर इंडेक्स वैल्यू इज फॉल्स। ऑब्वियसली ये भी सही है। अगर मैंने यहां पे फॉल्स लिखा तो सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जहां पे इंडेक्स वैल्यू फॉल्स होगी, यानी कि रीजन भी सही है। और ये यानी कि इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इसका आंसर जो है वो ए है। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। अब हमारे पास यहां दे रखा है कि मिस्टर अंकित इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए डेटा एनालिस्ट। ही यूज पाइथन पांडास एंड मैटप्लॉटलिब फॉर द सेम। He got a data set of the passengers from year 2010 to 2012 for January, March and December. ठीक है, जनवरी, मार्च और दिसंबर का डेटा मिला हुआ है। हेल्प हिम बाय आंसरिंग फ्यू क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो ये हमें एक डेटा फ्रेम दे रखा है और हमने कुछ ये कोड भी दे रखा है और हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। चूज द राइट कोड फॉर द स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 में क्या लिखेंगे, इंपोर्ट पांडास एज। तो यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन चक्कर है यहां पे आगे हमने पीडी वर्ड यूज किया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां पे पीडी ही आना चाहिए। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज द राइट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 2 है डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट। अब देखो ये डेटा नाम से एक डिक्शनरी तैयार कर ली। अब इस डिक्शनरी को किसमें डालना है, डेटा फ्रेम में। सो डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा डेटा फ्रेम। ठीक है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम आएगा। सो इन सब में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, देखो डेटा फ्रेम दोनों यहां पे लिखा है, लेकिन इस डेटा फ्रेम का एफ जो है वो स्मॉल है, जबकि डेटा फ्रेम जब हम लिखते हैं तो डी और एफ दोनों कैपिटल होते हैं। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी पार्ट में कह रहा है ही वॉन्ट्स टू प्रिंट द डिटेल ऑफ जनवरी मंथ along with the number of passengers, identify the करेक्ट स्टेटमेंट। अब उसको प्रिंट करनी है डिटेल्स ऑफ जनवरी मंथ और नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, सो यानी कि उसको ये हो गया कि भैया एक तो उसको ये मंथ वाली कॉलम दिखानी है और पैसेंजर वाली कॉलम दिखानी है। ठीक है, यानी एक तो समझ में आ गया ये दिखना है, लेकिन इसमें सारी नहीं, जिसमें जनवरी आ रहा है यानी कि इसमें और इसमें, तो यानी कि यहां पे रो भी है और कॉलम भी है, दोनों चीजों के बारे में मेंशन कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अब यहां पे हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, अब यह पता लग गया मंथ और पैसेंजर दिखाना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि मंथ जनवरी होना चाहिए बस। अब जरा देखो नीचे, अब यहां पे बड़े सारे ऑप्शन मुझे दे रखे हैं। अब लेकिन मुझे जैसे मुझे देखना है, मुझे कॉलम्स को देखना है, क्योंकि मंथ और पैसेंजर कॉलम है। अगर मुझे दो कॉलम्स को देखना होता तो मैं क्या लिखता हूं, डीएफ, और ऐसे लिख देता हूं ना यहां पे मंथ और एक मिनट, मंथ कॉमा पैसेंजर्स कॉमा, और यहां पे ऐसे लिख दिया मैंने पैसेंजर्स।
तो इससे बेसिकली क्या हो जाएगा, इससे बेसिकली ये दोनों कॉलम्स का डेटा आ जाएगा। लेकिन मुझे इन दोनों कॉलम्स का डेटा तो देखना है, लेकिन सिर्फ वही डेटा देखना है जहां पे मंथ जनवरी के बराबर हो। सो अब उस चीज को लिखने के लिए अब मैं यहां पे एक और कंडीशन लगाऊंगा, क्योंकि इसके साथ इससे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, इससे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उस पे मुझे एक कंडीशन लगानी है। अब कंडीशन क्या है कि भैया मंथ उसका क्या होना चाहिए, जनवरी। सो डीएफ, और यहां पे मैंने लिख दिया जी क्या है, मंथ वाले पे देखना है तो मंथ इज इक्वल टू जनवरी होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमें लिखना था यहां पे, तो कंडीशन में लिख दी कि भैया मंथ जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू जनवरी बराबर होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारा एलओसी वाला यूज नहीं करना, ये आईएलओसी भी यूज नहीं करना। ये ब्रैकेट गलत लगा दिए हैं डीएफ के बाद, ऐसे इन्होंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, ये नहीं चलेगा, ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये सेकंड वाला जो है मंथ पैसेंजर और डीएफ मंथ जनवरी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ आगे देखते हैं। अब हमारे पास 12th क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब इस 12th क्वेश्चन का क्या आउटपुट बनेगा वो अब हमें यहां पे चेक करना है अपना। अब हमें बोला गया है कंसीडर द डेटा फ्रेम गिवन बिलो, ठीक है। अब ये जो डेटा फ्रेम मुझे दे रखा है मैं इसको कंसीडर करता हूं। अच्छा, इस डेटा फ्रेम में मेरे पास दिख रहा है जो मुझे स्टूडेंट्स के वो दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं। जैसे एक स्टूडेंट है अर्नब करके है, और रमेश, समृद्धि, रिया, ये सारे स्टूडेंट्स दे रखे हैं। और इन स्टूडेंट्स के मेरे को मैथ, साइंस और इंग्लिश में मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है जी। और अब मुझे कुछ यहाँ पे वो दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, और मुझे ये बताना है कि इन स्टेटमेंट्स का आउटपुट क्या निकलेगा, ठीक है। तो चलिए जरा इसको सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि भाई जो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं, सो उन स्टेटमेंट्स का आउटपुट हमारे सामने क्या बन के आता है। नाउ अब पहली स्टेटमेंट दे रखी है हमें यहाँ पे, दैट इज डीएफ डॉट एलओसी, सॉरी रिजल्ट डीएफ, कि हमारे डेटा फ्रेम जो है उसका नाम हम क्या मान के चल रहे हैं, रिजल्ट डीएफ, ठीक है। सो रिजल्ट डीएफ नाम का जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर हमने एलओसी को यूज किया, और एलओसी को यूज करके हम बेसिकली हमने यहां पे कंडीशन लिख दी है, दैट इज मैथ्स के मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 90। सो मैथ्स वाले कॉलम के अंदर, मैथ्स वाले रो के अंदर अब मुझे ये देखना है कि किस किस के मार्क्स जो हैं वो 90 से अबव दे रखे हैं, ठीक है। सो जिन जिन के मार्क्स उसके अंदर मुझे 90 से अबव मिलेंगे उनको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखो मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं पहले ए का। अब सिर्फ एक सिंगल रो का ही डेटा एक्सेस होगा, क्योंकि सिर्फ मैथ्स लिखा है तो सारा डेटा वर्टिकल में आ जाएगा मेरे सामने। सो अब ये इस तरह से आएगा, पहले अर्नब है, रमित है, और एक मिनट थोड़ा समृद्धि है, और रिया और मलिका, ठीक है जी। अच्छा, अब मैथ्स वाले कॉलम में इन सब की वैल्यूज को देखेगा। अर्नब के मार्क्स है 90, क्या ग्रेटर देन 90 है? नहीं भाई, ये तो इक्वल टू 90 है, तो यहां पे फॉल्स है। रमित के 92 है, ट्रू। समृद्धि के 89 है, फॉल्स और फॉल्स। रिया के 81 है, फॉल्स, और मलिका के 94 है, ट्रू। सो ये इस तरह से यहां पे आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक और दे रखा है, बी पार्ट हमारे सामने है, इसमें रिजल्ट डीएफ डॉट एलओसी। अब ये कोलन करके अर्नब ग्रेटर देन 90, सो कोलन में सारी रोज की बात कर रहा है, लेकिन उसमें से भी अब इसने क्या कर दिया, सिर्फ अर्नब। सो यहां पे अब सिर्फ अर्नब के डेटा के ऊपर बात होगी, यानी अर्नब वाली कॉलम के ऊपर ही बात होनी है हमने, ठीक है। सो अब यहां पे रिजल्ट किस तरह से दिखाई देगा, मैथ, क्योंकि कॉलम एक ही है ना, तो इसलिए ये ऐसे दिखेगा, मैथ, साइंस और हिंदी, साइंस और हिंदी। अच्छा, अर्नब के मार्क्स से पहला 90 है, तो ग्रेटर देन 90 तो नहीं है, तो फॉल्स हो गया। बाकी 91 और 97 है, तो दोनों में ट्रू आएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, अब नीचे जब आउटपुट आएगा तो यहां पे ना पता क्या है, अभी आप सिर्फ अर्नब नाम की कॉलम का देख रहे हैं, तो नीचे यहां पे नेम कोलन अर्नब लिखा आ जाएगा, नेम कोलन
यहां पे आ गया अर्नब, और ये ट्रू फॉल्स में आ रहा है इसलिए डी टाइप यहां पे क्या आएगा, बूल। ठीक है, टी टाइप क्या होगा यहां पे, बूल होगा। इसमें भी अगर, क्योंकि ट्रू फॉल्स में ही आंसर आया है, तो इनमें भी वैल्यूज का जो डेटा टाइप देखा जाएगा वो क्या है, बूलियन। बूल होता है ट्रू फॉल्स के लिए। ठीक है, सो ए और बी का रिजल्ट हमने देख लिया। नाउ उसके बाद देखते हैं अपना यहां पे नेक्स्ट दे रखा हमें यहां पे मैथ कोलन साइंस। अब देखो एलओसी का यूज किया हुआ है और मैथ कोलन साइंस लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैथ कोलन साइंस, अब ये बेसिकली अगर तुम देखोगे तो हमारे पास ये लेबल्ड इंडेक्स हो गए। मैथ और साइंस लेबल्ड इंडेक्स में आता है, तो स्लाइसिंग में जब लेबल इंडेक्स होते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड वाला भी इंक्लूड होता है, यानी कि ये मैथ और साइंस दोनों का डेटा आपको यहां पे रिजल्ट में दिखेगा। सो सी पार्ट में हमारे पास मैथ का भी आंसर आएगा और साइंस का भी आएगा। ठीक है, सो मैथ और साइंस दोनों के मार्क्स हमारे सामने इसमें आएंगे। और जो जितने भी बच्चे हैं हमारे, ये सारे के सारे अर्नब और क्या है, रमित, उसके बाद समृद्धि, रिया और मलिका, इन सब के मार्क्स आपको दिखाई देंगे। मैथ्स के जो भी इनके नंबर हैं वो, और साइंस के जो भी इनके नंबर आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं क्या हो गए वहां पे। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमें यहां पे दिखाई देगा। इसके बाद अब डी पार्ट में आते हैं, और क्या क्वेश्चन है हमारे पास। चलो डी पार्ट जरा चेक करें इसका। सी हो गया, डी पार्ट में रिजल्ट और डीओसी। अब यहां पे लिखा हुआ मैथ कोलन साइंस कॉमा अर्नब, तो रो में मैथ कोलन साइंस दे दिया, लेकिन कॉलम में सिर्फ अर्नब लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मैथ और साइंस के ही मार्क्स आएंगे, लेकिन आएंगे किसके, सिर्फ अर्नब के आएंगे और किसी के नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे यहां पे मैं यहां पे लिखता हूं जैसे इधर कि भैया मैथ और साइंस के मार्क्स आएंगे, लेकिन किसके आएंगे यहां पे मैथ और साइंस के मार्क्स, वो आएंगे सिर्फ अर्नब के। सो यहां पे मैथ्स में अर्नब के मार्क्स, एक मिनट, 91। ठीक है, तो जब यहां पे आउटपुट दिखाई देगा तो यहां पे आएगा 90 और 91, और नीचे नेम कोलन अर्नब, और डी टाइप जो है वो इंटीजर वैल्यूज आ रही है। यहां पे डेटा जो दिख रहा है वो इंटीजर है, तो डी टाइप इंट 64। ठीक है जी, इस तरह से डेटा आएगा। और देखते हैं इसके अंदर और क्वेश्चंस को। नाउ ई पार्ट दे रखा है df.loc मैथ कोलन साइंस और अर्नब कोलन समृद्धि। तो इसका मतलब मैथ से लेकर साइंस तक का डेटा और अर्नब से लेकर समृद्धि तक का डेटा आपके सामने विजिबल होगा। ठीक है, सो अब जरा इसको परफॉर्म करते हैं एक बार अपना। तो भैया ई का सिंपल है, ये अपने पे आप भी लिख सकते हैं डेटा, मैथ और साइंस का डेटा आएगा, लेकिन आएगा अर्नब, रमित और समृद्धि। ठीक है, सबका साथ में डेटा आएगा। ठीक है, तो जो भी इनके डेटा की वैल्यूज होंगी वो आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास यहां पे। नेक्स्ट ये वाला तो हमने कर लिया। अब इन्होंने लिखा है यहां पे result.loc मैथ कोलन साइंस, यानी कि मैथ वाली इंडेक्स से लेकर साइंस इन दोनों का आएगा, लेकिन यहां पे लिखा अर्नब कॉमा समृद्धि। अब कोलन नहीं दे रखा, ये दो अलग अलग कॉलम्स का नाम दे रखा, यानी कि सिर्फ अर्नब का और समृद्धि का डेटा आएगा, मैथ और साइंस का। सो एफ हो जाएगा हमारे पास अब मैथ का डेटा, साइंस का डेटा और अर्नब और समृद्धि का डेटा। ठीक है, इनका जो भी डेटा होगा वो आपके सामने विजिबल हो जाएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है result.loc। अब यहां लिखा ट्रू फॉल्स ट्रू। अब मैंने कहा यार ये इस तरह से एलओसी में दे रखा है ट्रू फॉल्स ट्रू, अब ये कैसे नजर आएगा। ट्रू फॉल्स ट्रू का मतलब है पहली वाली रो, क्योंकि एलओसी रो के लेते हैं, तो यानी कि मैथ वाली रो के लिए ट्रू वैल्यू है, साइंस वाली रो के लिए फॉल्स वैल्यू है, और हिंदी वाली वैल्यू के लिए ट्रू वैल्यू, यानी कि मैथ्स वाले का रिजल्ट दिखेगा और हिंदी वाले का रिजल्ट दिखेगा बस, क्योंकि साइंस वाले के लिए फॉल्स है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके सामने,
EFG का डेटा जो बनेगा उसमें क्या होगा, मैथ्स का डेटा आएगा आपके सामने और हिंदी का डेटा आएगा, और स्टूडेंट्स सारे वही होंगे, अर्नब, ठीक है, जितने भी थे स्टूडेंट्स ना, वो सारे स्टूडेंट्स वही रहेंगे। अर्नब हो गया, रमित हो गया, समृद्धि हो गया, और अर्नब, रमित, समृद्धि, उसके बाद रिया और मल्लिका, रिया भी हो गई और मल्लिका भी हो गई। ठीक है, इन सब का डेटा आपके सामने यहां पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये हमने देखा कि भैया किस किस तरह से इनको और एक्सेस किया जा सकता है। सो ये हमारा जो है एक्सेसिंग द डेटा ऑफ द डेटा फ्रेम, वो हम लोगों ने देख लिया अच्छी तरह से। और इसमें आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे हम यहां पे एलओसी को यूज करते हैं। ठीक है, सो अब फिलहाल ये लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और जो डेटा फ्रेम से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डेटा फ्रेम के कुछ और टॉपिक्स को देख लेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भूलिएगा मत, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट और भी जो नए वीडियोस हैं उनके भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।